गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताओ, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? कमेंट करके बताना आवाज़ आ रही है क्या? आई थिंक सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर। आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है, हाँ या ना? आवाज़ आ रही है क्या? यस सर, क्लियर, ओके। चलिए ठीक है, आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं वो है इलास्टिसिटी का। मैं चाहता तो थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी एक साथ ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ये इलास्टिसिटी के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, मतलब कि समझ रहे हो ना। इलास्टिसिटी में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इलास्टिसिटी को चाहे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिक्स इन्वॉल्व करा दो। मैकेनिक्स अगर लगा दोगे तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो जाएगा। सर प्रीवियस लेक्चर्स कवर करने के बाद ये लेक्चर देखना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर तुमको बेसिक्स भी अगर आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर बेसिक अगर आपको आता है इलास्टिसिटी का, मेनली आज जितने भी इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे वो मेनली तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारा मैकेनिक्स से इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो थोड़ा बहुत मैकेनिक्स आनी चाहिए, वैसे तुम देखो तुम्हें समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास में बहुत कम ही बच्चों को होता है जो कि नहीं समझ में आता है, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ जाता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आज हम लोग इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर में मतलब कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, पहले नहीं आता था, लेकिन अभी जो 3-4 साल के सिनेरियो में देखोगे 2017-2018 के बाद क्वेश्चंस ठीक ठाक आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस तो आ जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आ जाए 2016-17 में या 2018 में तो बहुत क्वेश्चंस आए थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, तो इसलिए बोल रहा हूँ इग्नोर नहीं करना, सारे चैप्टर्स को लेके चलना। तो चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। सिंपल सी बात है, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो पहले इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी आज थोड़ा सा, जितने भी ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं ध्यान से सुनना। चलो आज तो चलो ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आज मेरी क्लास थोड़ा सा टाइमली नहीं हो पाई। तो कल से याद रखिएगा, जो भी अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जो भी ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हम लोगों को देख रहे हैं लेक्चर्स, कि सर स्ट्रिक्ट है। कल से तुम लोगों को ग्रुप पे लिंक में मिलेगी, मेरी क्लासेस होंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में भी लिंक शेयर करूंगा। अगर नहीं हुआ तो सिंपल सी बात मैं भगाऊंगा। तुम वैसे भी कचरा घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, तो बता देना सबको। जैसे एक अभी दिख रहा है, क्या नाम है, पता नहीं कौन कौन है, स्पर्श है, स्पर्श। चलो ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। पीडीएफ, इस क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे? अगर ऐप पे तुम देख रहे हो तो ऐप के नीचे जो वो नोट्स लिखा रहता है उसमें क्लिक करना, पीडीएफ तुमको दिख जाएगा, ये एज इट इज। ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए। बस 19 बच्चे। प्रशांत, बाकी बेटा तुम लोगों को यही बोलूंगा कि यार थोड़ा सा मतलब जानवर भी ना मतलब बात समझ जाता है, लेकिन तुम लोगों की बात अलगे रहती है यार। मतलब कितनी बार बोला हूँ कि लाइव क्लास में प्रेजेंट रहा करो यार। हाँ हाँ, नोट्स पे क्लिक करने पे डीपीपी खुल जाएगी, या डीपीपी भी खुलेगी अगर मैं जो चीज़ ऐड करूंगा उस नोट्स पे वही चीज़ खुलेगी। तो मैंने डीपीपी ऐड कर रखी है, बस समझो। और इस वाले
के इस वाला ये वाला वीडियो जो ऐप में अपलोड होगा एडवांस वाले सेक्शन में, उसके नीचे वाला नोट्स में ये वाला क्वेश्चन अपलोड होगा, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया होगा। आप ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। A light wire of length L is cut into two pieces in different way as shown in figure. Different pieces can be arranged in the place of wire as shown and a load can be placed on the massless hanger. Choose a correct statements. मतलब देखो एक वायर है, उसको डिफरेंट तरीके से काटा गया है। पहला तो ए पार्ट देखो जो कि पूरा का पूरा वही वायर है। उसके बाद फिगर 2 को देखो, उसको दो भाग में पार्ट काट दिया गया। एक का लेंथ L/6 है, दूसरा का लेंथ 5L/6 है। इसी तरीके से फिगर 3 में क्या दे रखा है कि सिलेंड्रिकल वायर तो था, उसका 60 डिग्री का एंगल का काट के हटा लिया गया। अब इसी तरीके से ये ए है, बी डैश है, ये सी डैश है, ये बी और सी है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि द लोड रिक्वायर्ड टू ब्रेक बी डैश। बी डैश कौन सा भैया? ये वाला है जिसका लेंथ को हम लोगों ने L/6 कर दिया है। इस 6 टाइम द लोड रिक्वायर्ड द बी। अब समझना, अगर आप लोगों को याद होगा तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है। क्या कराया था? याद करो कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में एक चीज आप लोगों को बताया गया था। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में एक चीज क्या बताया गया था? याद होगा कि एक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अगर नहीं भी बताया तो याद रखिएगा, स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, जिसमें कि हुक्स लॉ वैलिड होता है 0 से लेके ए तक। उसके बाद क्या होता है, ए से लेके बी पॉइंट तक एक पॉइंट आता है जिसमें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, यानी हुक्स लॉ, स्ट्रेन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखता है। उसके बाद बी से क्या आता है कि स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो होता ही, मतलब ए तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ए से लेके बी में जाओगे तो खींचोगे जितना, तो उसके बाद क्या होगा कि वो अपनी शेप एंड साइज को रिगेन तो कर लेगा, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब दूसरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बी के बाद जैसे एक पॉइंट आता है सी तक, बी से सी तक क्या होता है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं आता है, कुछ ऐसे करके आता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके आता है। लेकिन सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद होता क्या है असल में कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है। ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता है। ये बात आप लोगों को आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाता। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग खींचते हैं तो वो एक लिमिट तक खींचता है, उसके बाद टूट जाता है। ये होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेस की वैल्यू जिसके बाद की कोई भी वायर टूट जाता है। तुम ध्यान से देखो, एक वायर को खींचते जाओ तो उसके अंदर क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। एक लिमिट तक वो खींचेगा, उसके बाद ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो सिंपल सी बात है कि आपका वो चीजें टूट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की कॉन्सेप्ट होती है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है एक मटेरियल स्पेसिफिक चीज है। जैसे आयरन की बात की जाए तो आयरन का एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस का असल के क्या मतलब होता है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मतलब इतने इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया से ज्यादा आप लगाओगे तो सिंपल सी बात है वो मटेरियल टूट जाएगा। इसके बाद भी कुछ होता है, जैसे दो तरह का मटेरियल, डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल और ब्रिटल के बारे में एक बार आप लोग सर्च कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं कभी आपको बता दूंगा, ठीक है। डक्टाइल और ब्रिटल ग्राफ ऐसे करके जाता है और एक का ग्राफ यहीं तक, ब्रिटल जो होता है उसका ग्राफ यहीं तक का, डक्टाइल जो होता है उसका ग्राफ यहां तक जाता है, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई जो मैंने आपको बताया। अब जहां तक बात है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लोड की बात करूं, जैसे मान लो इस वायर में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ई दे रखा है और ये लाइट वायर आपको दे रखा है, तो बताइए इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। मान लीजिए मैं m मास का लोड इसमें ये कर रहा हूं, तो इसमें स्ट्रेस होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा mg/e। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको लाइट मान रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ मास के वेरिएशन के कारण हम स्ट्रेस को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये टूटने वाला है तो ध्यान से देखिए, जो अप्लाइड स्ट्रेस है, अप्लाइड स्ट्रेस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस होना चाहिए। अगर कोई भी चीज, कोई वायर को टूटना है, इतना ज्यादा आपने लोड डाल दिया कि वायर टूट जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो लोड डालने के कारण उस वायर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जा रहा होगा या उसके बराबर हो जा रहा होगा, तभी ऐसी कंडीशन होल्ड करेगी। तो सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो पहला पार्ट ये बोल रखा है, कहाँ गया भाई, हाँ, कि द लोड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बीडेस ये वाला है, 6 टाइम रिक्वायर्ड द बी। अब देखो
बी ये बोल रखा है, ध्यान से देखो, बी में ये बोल रखा है कि एक छोटा सा ये बी है, तो ध्यान से देखो एरिया तो यही रहा। तो ध्यान से देखो इसके लिए अगर तुम लिखोगे ब्रेकिंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, इसमें जो मास हमने लगाया है एम, मास ऑफ बी, मतलब इसमें कुछ हमने मास एम लटका रखा है जिसको कि मैं कैपिटल एम बोलता हूँ, कैपिटल एम बोल देता हूँ, कैपिटल एम इंटू जी अपॉन ए। लेकिन वही अब देखो ध्यान से देखना, तो इस तरीके से अब एरिया अब ये हो गया, एरिया अब अगर ये हो गया तो ध्यान से देखो अगर इसमें स्मॉल एम जी आपने लटकाया है तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेस अप्लाइड स्ट्रेस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। अगर एरिया घटाया है तो सिंपल सी बात है, देखो ना 60 डिग्री वाला एंगल वाला काट के निकाल लिया गया, 60 डिग्री वाला एंगल से कुछ एरिया काट के निकाल लिया गया। तुम एक बात बताओ, यहाँ का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम ही होगा, लेस देन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम जी अपॉन ए। अच्छा इसका एरिया कितना होगा, ध्यान से सुनना कि एरिया इसका यही हो जाएगा ना, आपने क्या किया है कि स्फीयर में से 60 डिग्री वाला सेक्शन को काट के निकाल दिया। जो देखो 2 पाई में कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये कितना एंगल हो गया, मुझे लगता है ये एंगल हो गया कितना रे, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 में कितना एरिया हो जाएगा, तो इससे निकाल लीजिए, तो उतना उतना एरिया से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो देख लीजिए कि दोनों में कितने का एरिया, मुझे लगता है 6 टाइम नहीं है ये वाला एरिया, इसके 6 टाइम थोड़ा है जो, या 1/6 पार्ट थोड़ा है जो, तो सिंपल सी बात है लोड 6 टाइम थोड़ा लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एम जी बाई ए का रेशियो फिक्स है, एम बाई ए का रेशियो फिक्स है, एरिया को 1/6 टाइम करोगे तब मास 6 टाइम लगेगा, लेकिन इसका एरिया 1/6 टाइम इसके थोड़ा ना है, तो सिंपल सी बात है मास 6 टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए तो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दिक्कत है। दूसरा क्या देखा, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक बी एंड सी इज सेम। देखो स्ट्रेस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, तो मटेरियल अगर सेम है तो स्ट्रेस तो सब केस में बराबर लगेगा, लेकिन लोड अलग अलग रिक्वायरमेंट। स्ट्रेस में एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल सी बात है तब वो फोर्स की वैल्यू बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो फोर्स हर केस में अलग अलग लगेगा, या लोड बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रेस हर केस में बराबर लगेगा बी और सी, क्योंकि सभी एक ही मटेरियल, तो बी और सी में भी वही स्ट्रेस लगना पड़ेगा, क्योंकि एक मटेरियल कितनी देर तक किसी चीज को सह पाएगा वो तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करेगा ना। तो स्ट्रेस बी और सी में भी सेम होगा, बी और बी डैश में भी सेम लगेगा, लेकिन उसमें डिफरेंट दे रखा है तो वो कैंसिल, वो ऑप्शन भी गलत, ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत। अब बोल रखा स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू सी एंड सी डैश इज सेम। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, सी और सी डैश भी एक ही मटेरियल का बना रखा है तो स्ट्रेस तो सेम लगेगा, लोड अलग अलग लगेगा, लेकिन क्योंकि इसमें स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेस डेवलप करने के लिए यहाँ का एरिया ज्यादा है और यहाँ का एरिया कम है, यहाँ पे कम लोड की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ ज्यादा लोड पे ही स्ट्रेस, यहाँ पे ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा तब उतना स्ट्रेस डेवलप हो पाएगा, लॉजिकली सोचना। उसके बाद क्या था, द लोड रिक्वायर्ड इन ए एंड बी, ये ए है और बी डैश में एरिया सेम है तो सिंपल सी बात है लोड आपको सेम लगाना पड़ेगा, तो सेम, बट बी एंड बी डैश आर डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है बी और बी डैश का एरिया अलग अलग है तो स्ट्रेस तो ऑब्वियस सी बात है सेम लगेगा, लेकिन लोड की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ये क्वेश्चन बिना आप सॉल्व किए भी, मतलब कि बिना कैलकुलेशन किए भी सॉल्व कर सकते थे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में आया भी या नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऑलरेडी मैं क्लास में करा चुका हूं, तो ध्यान से इसको एक बार करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी जिनसे हो गया है, जिनको समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी देख लेता हूं कि क्या क्वेश्चन उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या आपको। बस एक ही चीज याद रखना है, स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, 240 कर लो तो दिख रहा है, तो मुझे जहां तक लग रहा है, अरे दिख तो रहा है भाई, थोड़ा सा इंटेंसिटी और घटा देता हूँ, 1 मिनट में इंटेंसिटी थोड़ा और घटा रहा हूँ। अब ठीक है, अब देखो मैं काला हो गया होगा, सिंपल सी बात है, अब मैं थोड़ा सा काला हो गया होगा,
लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन सब आपको सही से दिखेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सही से दिखेगा भाई। अब बदमाशी मत करना कि सर नहीं दिख रहा है। मैं चलो ठीक है, मैं काला हो जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं काला हो जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड को सही करने के लिए मुझे कई बार ये करना पड़ता है। जल्दी करो। अब आप दिख रहा है ना, मेरे को मत बोलना कि सर सेक्सी नहीं दिख रहे हो तो मतलब फिर बैकग्राउंड सही कर दो। तो मैं सेक्सी दिखूं या ना दिखूं, मतलब अच्छा दिखूं ना दिखूं, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन तुम्हें सेक्सी दिखना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पिछला वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ। बहुत गधेरों को समझ में नहीं आया है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये था। अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है फिगर ए, फिगर 2, फिगर 3 में देखो तीन अलग अलग तरीके से इस रॉड को काटा गया है। तो तीन अलग अलग तरीके से अगर रॉड को काटा गया है तो लॉजिकली सोचना, ठीक है, लॉजिकली सोच के बताना कि जो स्ट्रेस होता है असल में वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है कि कितना स्ट्रेस हम किसी भी मटेरियल पे लगाए कि वो टूट जाए। पर यूनिट एरिया पे है ना, तो तुम खुद सोचो, लॉजिकली सोच के बताना कि पर यूनिट एरिया पे एक ही तरह का मटेरियल है, तो किसी चीज को तोड़ना है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके आ जाओ तो सिंपल सी बात है वो टूट जाए। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी हर एक, अगर मटेरियल सेम है तो देख लीजिए स्ट्रेस सभी का बराबर होगा, ए बी सी सी डेस सबके लिए बराबर होगा। समझ रहे हो? लेकिन लोड अलग अलग होगा, क्योंकि लोड जो होगा ना mg की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्ट्रेस इनटू एरिया पे डिपेंड करेगी। स्ट्रेस तो सबका सेम है लेकिन एरिया अलग अलग है ना। लेकिन ए बी डेस और सी डेस का एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन बी सी का क्रॉस सेक्शन एरिया इन तीनों से अलग है। तो सिंपल सी बात है इन दोनों का लोड अलग अलग होगा और इसका एरिया अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए ठीक है, अब बीसी लिखा हुआ है, कहीं तुम ऐसे मत समझ लेना कि देख के तो नहीं किए हो ना। चलो ठीक है, देखते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, बस इसका एक पार्ट के लिए मैं आपको बस यहाँ पे लेके आया हूँ। देखो ध्यान से देखो, अगर तुम्हें याद होगा ये क्वेश्चन क्लास में कराया था। फोर्स इधर हम एफ लगा रहे हैं और एक्स इधर से लिए, तो टेंशन पूछा है रस्सी में, तो ध्यान से देखो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा एफ बाई एम, मास इसका एम ले लो। तो ध्यान से देखो, अगर रस्सी, अगर ये वाला रॉड या जो भी है अगर ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है तो लॉजिकल बात है कि इस रस्सी का छोटा सा टुकड़ा भी ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा हो। तुम अगर ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करोगे तो तुम्हारा हाथ कान मुंह सब कुछ ए एक्सीलरेशन से ही एक्सीलरेट करेगा, लॉजिकल बात है। ठीक है, ये आपका इधर मान लो ये आपका जरा ए एक्सीलरेशन से, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, अच्छा इसका मास कितना हो जाएगा? ये हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया है और इसका लेंथ कितना था भैया? एल था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था मास। तो एक बात बताओ, यूनिटी मेथड से कर सकते हैं, एल मास, एल लेंथ में एम मास है, तो 1 में कितना हो जाएगा? एम बाई एल। तो एक्स में कितना हो जाएगा भैया? एम एक्स बाई एल। तो लॉजिकली ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम ए के बराबर, जो तो और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एम बाई, तो मास का वैल्यू देखो, इस वाले सेक्शन का मास जो है वो असल में है एम एक्स बाई एल और एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ बाई एम पहले ही हम लोग बोल चुके हैं। तो लॉजिकली एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज एफ एक्स बाई एल। तो ध्यान से देखो टेंशन की वैल्यू ये आ गई, तो देखो तुमने टेंशन की वैल्यू क्या दे रखा है? 2 दे रखा, तो इसलिए ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन की वैल्यू आपकी आ रही है एफ एक्स बाई एल, 2 का फैक्टर नहीं आएगा। चलिए ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आपसे पूछा स्ट्रेन इन रॉड कितना होगा? स्ट्रेन इन रॉड कितना होगा? तो कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से देखो। तो अगर तुम्हें समझ में आएगा तो स्ट्रेस तो तुम्हारा हर एक पॉइंट का कांस्टेंट है। अगर तुम देखो तो स्ट्रेस जो है, अगर लॉजिकली सोचो
तो स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं है, सॉरी एक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखो हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे जाते एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ध्यान से देखना, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx। इस छोटे से एलिमेंट में एलोंगेशन de मान लिए थे। तो अगर मैं यंग मॉडुलस को लिखूं तो यंग मॉडुलस को लिख सकते हो, इस पॉइंट का स्ट्रेस, इस पूरे एलिमेंट में स्ट्रेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका स्ट्रेस क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इसका स्ट्रेस लिखोगे जो हम लोगों ने निकाला था, याद करो x डिस्टेंस पे स्ट्रेस हम लोगों ने क्या निकाला था, अभी जस्ट निकाला, एफ एक्स बाई एल। ये तो टेंशन था, इस पॉइंट का टेंशन को इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड दीजिए तो स्ट्रेस आ जाएगा, तो दिस इज एरिया से डिवाइड कर दिया। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैंने मान लिया कि इस छोटे से dx एलिमेंट में एलोंगेशन de आया, अपॉन इसकी लेंथ कितनी थी, dx थी। तो ध्यान से देखो आपका आंसर आ चुका है de, आप इसको इस तरफ ले आओ और यहां से देखो f बाई एल ए इंटू यंग मॉडुलस, और उसके बाद कर दोगे x dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करोगे, x की वैल्यू चेंज करोगे 0 से लेके l तक। तो ध्यान से देखो यहां से आपके पास कुछ दिखेगा, डेट इज नेट एलोंगेशन को डेल्टा एल बोल देते हैं, इसको भी इंटीग्रेट करोगे, ये तो छोटे से एलिमेंट में एलोंगेशन de है, तो ऑब्वियस सी बात है सभी एलिमेंट के एलोंगेशन को जोड़ दोगे तो वो डेल्टा एल ही कराएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये आ जाएगा एफ बाई 2a इंटू यंग मॉडुलस अपॉन एल। तो ध्यान से देखिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू ये आ जाएगी। ये लॉजिकली आपको समझ में आया। अब एक एल एल एक दूसरे को चाकू मार देगा, यहाँ पे भी तो एक एल है, ये भी एल है, स्मॉल एल ही इसको लिखो, तो ये एक एल इस एल स्क्वायर वाले को चाकू मार देगा और एक एल को इसके नीचे लेके आ गया, तो ये असल में क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, दैट इज स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और आपको क्या पूछ रखा है, यही तो बोल रखा है भाई, स्ट्रेस की वैल्यू यही तो आपको दे रखी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया, तो स्ट्रेस की वैल्यू। अब आपसे पूछा है इलास्टिक, डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, बोला देयर इज नो स्ट्रेस इन रॉड, गधे है क्या, यही तो निकाले, स्ट्रेस की वैल्यू निकालिए, स्ट्रेन की वैल्यू निकालिए, तो डी ऑप्शन कोई मारता है तो फिर तो वो गधा ही है। तो ठीक है, अब आपसे पूछा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन रॉड, ये पार्ट मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग सोचिएगा, मैं क्वेश्चन में करा दूंगा, वो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट किया था कि भैया इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ होगा इस पूरे के पूरे रॉड में, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो ये कैसे करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी याद होगा कि किसी एक वायर में क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, वो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बराबर होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पे गया और एक छोटा सा एलिमेंट लिया, dx एलिमेंट लिया, तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि तुम लॉजिकली सोच रहा, पूरे रोड का स्ट्रेस अलग अलग है, हर एक एलिमेंट का स्ट्रेन अलग अलग है, तो लॉजिकली हर एक एलिमेंट में सिंपल सी बात है अलग अलग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा। अगर अलग अलग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा तो मुझे इंटीग्रेशन के अलावा मैं तो कोई, मेरे पास दूसरा तरीका है नहीं इसको सॉल्व करने का, तो इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। तो मैं इस छोटे से एलिमेंट में छोटा सी एनर्जी स्टोर लिखा du, और उसको मैं लिख सकता हूं हाफ इनटू, ध्यान से देखो हाफ इनटू, ध्यान से देखो इसको क्या लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है, बताओ उसको क्या लिखूंगे, हाफ, इसके आगे रुको एक मिनट, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से तो गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस, ये लिख सकते हैं क्या, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डी एक्स, ये ठीक है क्या, एक मिनट, हाँ, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस को लिख दिया स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, हाँ सही है, ठीक है। अरे ये कहाँ से लिखा है, ये सही सोच रहे हैं ना, इसका वॉल्यूम, ध्यान से देखो, पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो इसको मैंने स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन ये। अच्छा, इस एलिमेंट का स्ट्रेस कितना है, तो ध्यान से देखो, इसका du लिखूंगा, ये लिखूंगा, इसका स्ट्रेस कितना है, इसका स्ट्रेस हम लोगों ने अभी निकालने का था एफ एक्स बाई, देखो ध्यान से देखो, स्ट्रेस निकाला था एफ एक्स बाई एल ए, यही निकाला था ना, का स्क्वायर इंटू 1 बाई यंग मॉडुलस इंटू ए डी एक्स। ध्यान से देखो ये आ गया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके एल तक आ गया आपका,
पर ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये बात समझ में आया। याद करो, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होती थी। तो इस एलिमेंट के, इसके लिए मैंने स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस इंटू वॉल्यूम कर दिया है। इसका वॉल्यूम तो भैया ए इंटू डी एक्स ही होगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए ही है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताना था, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको यह दिखे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख जाए, ध्यान से सुन लो, काम आ जाएगा कई जगह। कहीं पे भी आपको इस तरीके से दिखे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा हो, जहां मान लो जैसे कि इस केस में आ रहा था, जैसे इस केस में आपने रॉड को ऐसे खींचा और एक्स को आपने इधर से लिया है, तो ध्यान से देखो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई थी, स्ट्रेस की वैल्यू आई थी, ध्यान से देखो एफ एक्स बाई एल इंटू ए। तो ध्यान से देखो एफ कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, तो अगर आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, प्लीज इसको एज अ शॉर्ट ट्रिक लीजिएगा। ये आप इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं, मैं मेरा एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि जब भी आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, तो आप क्या कीजिएगा कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेन या टू नेट एलोंगेशन, स्ट्रेन के कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर लीजिए कि मान लीजिए कि पूरे रॉड में जो इसके रॉड के मिड पॉइंट का टेंशन होगा उसको मानते हुए आप स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद भी वही आएगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से फिर से एक बात समझना। अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब स्ट्रेस वेरिएबल है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेन या डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, आप ये मान लीजिए कि पूरे रॉड में जो टेंशन स्ट्रेस की वैल्यू है वो मिड पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसके बराबर है, उससे जो आप डेल्टा एल निकालिएगा वही आपका नेट आपका एलोंगेशन आएगा। मतलब मैं अगर इस केस में ये मान लेता कि जो आपका डेल्टा एल बाई एल होगा, अगर मैं इस केस में ये मान लेता कि मिड पॉइंट में जो स्ट्रेस है, मतलब कि इस पूरे रोड में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है भैया, एफ, और मिड पॉइंट का मतलब हो गया ये एल बाई टू, एफ इंटू एल बाई टू अपॉन ए इंटू एल। ठीक है, ये स्ट्रेस की वैल्यू होगी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो इससे जो डेल्टा एल आप निकालिएगा ना, तो वही आपका हो जाएगा इससे जो डेल्टा एल बाई एल या डेल्टा एल की वैल्यू निकालिएगा, ऑब्वियस बात है एल कैपिटल में लिख लो या स्मॉल में, ये बात आप समझ गए। इससे जो मैं डेल्टा एल निकालूंगा वो पूरे रॉड का हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद जो आप सॉल्व कर रहे हैं वही आएगा। ये इस वाले केस के लिए होगा। इसके अलावा याद कीजिए एक और केस कराया था कि एक अगर रॉड को हम हैंग कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसके बॉटम पॉइंट से जब आप स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं या टेंशन की वैल्यू निकालते हैं, उसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही आता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो, बाकी कुछ है नहीं। बाकी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से जब आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरिएबल हो तो आप एक चीज के टर्म में लिख लिया करो, जिससे कि आप इसको इंटीग्रेट करके, तब आपके पास बस एक ही तरीका होता है टोटल एनर्जी स्टोर में। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में ऑब्वियसली बात है एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा ना, तो एक्स को डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो टू का फैक्टर आ जाएगा ना, तो एवरेज होता है। किसी फंक्शन का एवरेज लेने जानते हो, वही एवरेज ले लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, हाँ ये वाला हो गया, अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखते हैं कितना आप लोगों से होता है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। जल्दी करो।
A uniform ring of mass m, radius r, cross section area of wire is wire a, and Young modulus y is rotating with angular speed omega, omega is small, on a smooth horizontal surface. Which of the following is correct? Tension is wire is इतना। अगर आप किसी रिंग को ऐसे घुमा दोगे तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ उसमें टेंशन जनरेट हो गया होगा। ये तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपसे पूछा है चेंज इन लेंथ ऑफ वायर इज, सिंपल सी बात है देखेंगे इसको। उसका चेंज इन रेडियस ऑफ रिंग इज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन, ये कितना हो जाएगा। चलिए ठीक है देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक रिंग है जिसका यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास m दे रखा है, स्मॉल m, रेडियस r है, क्रॉस सेक्शन एरिया उस रिंग का सिंपल सी बात है a दे रखा है। तो आपसे सारी चीजें पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी आप ही ट्राई करेगा, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये रिंग है, सुनना मेरी बात को, ये रिंग है, इसको मैं ओमेगा से रोटेट करा दूं तो सिंपल सी बात है इसका हर एक एलिमेंट बाहर जा निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन रिंग का हर एक एलिमेंट एक दूसरे को पकड़ के, तो सिंपल सी बात है कि उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, उसी को टेंशन। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, मतलब मैंने 2 थीटा एलिमेंट लिया, बहुत थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, या डी थीटा तुम बोल सकते हो। इस वाले सेक्शन को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अच्छा, इस वाले सेक्शन का मास कितना हो जाएगा? अगर पूरे 2 पाई आर का मास, ऐसे सोच सकते हो ना, 2 पाई आर का मास m है, तो ये वाला सेक्शन का लेंथ कितना है? 2 थीटा इंटू आर है, तो 2 थीटा इंटू आर का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 थीटा इंटू आर। तो ध्यान से देखिए, दिस इज m थीटा बाई पाई, मतलब इस वाले सेक्शन का जो मास हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। ये मतलब मैं यूनिटी मेथड ज्यादा प्रीफर इसलिए करता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी तरीका सही है, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इस वाले सेक्शन का थोड़ा सा एफबीडी डायग्राम बना लेता हूं। अगर ये मान लो सर्कल में घूम रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो एक बात देखो कि ये वाला जो रिंग का जो एलिमेंट है, ये अपने बगल वाले बाजू वाले एलिमेंट को कुछ ना कुछ फोर्स से खींच रहा होगा, तभी तो ये इस सर्कल में साथ साथ घूम रहा है, मतलब ऐसे करके खींच रहा होगा ना। अगर तुम मान लो 4-5 लोग ऐसे करके एक सर्कल में घूमो तो तुम्हारे हाथ में कुछ फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगा, वो क्यों हो रहा है? एक सर्कल में घूमने के कारण। तो ध्यान से देखो, ये अपने बगल वाले एलिमेंट में टी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी अपने बगल वाले एलिमेंट में टी फोर्स लगा रहा होगा, और ये पूरा एंगल कितना है भैया? 2 थीटा है। तो इसको बीच से मैं काट लेता हूं, तो ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। तो लॉजिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो अंदर की ओर फोर्स कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको देखूं तो ये अंदर की ओर फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो टी साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा, इसका 2 कंपोनेंट लोगे ना, टी कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा, और इसका भी टी कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा, और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। कई लोग बोलेंगे कैसे कर लिया, रट लिया है क्या? नहीं नहीं रटा हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे थीटा होगा, ये थीटा होगा ना, ये 90 माइनस थीटा होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस, ये देखो ना, ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है, इस टी के 2 कंपोनेंट आएंगे, टी जो मैं बना रहा हूँ उसको येलो से बना देता हूँ। देखो इस टी के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो अच्छा, ये जो बहुत छोटा सा एलिमेंट ले रखा है, तो सिंपल सी बात है, ये जो फोर्सेस आए, ध्यान से देखो, तो नेट फोर्सेस सेंटर की तरफ आया वो 2t साइन थीटा आया, और ये एलिमेंट इतना ज्यादा छोटा है, इसको आप ऑलमोस्ट सेंटर की तरफ मान सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप 2t साइन थीटा के बराबर कर सकते हो। 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? अगर ये सर्कल, अगर कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है तो सिंपल सी बात है, उसमें m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर फोर्स लग रहा होगा, तो इसको सिंपल से इक्वल करा दो m ओमेगा स्क्वायर आर। m की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो, हम लोगों ने पहले निकाल देखा, m थीटा बाई आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे? इंटू आर। आर रेडियस आपको आर दे रखा है, पहले से आपको रेडियस आर दे रखा है। तो ध्यान से देखिए कि अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो आप लॉजिकली बोल सकते हो कि साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर मैं तुमको लॉजिकली बताऊं तो अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है? इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है बताओ? टेंशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी।
स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन पाई, यही आ रहा होगा ना टेंशन की वैल्यू, स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन पाई, यही आ रहा होगा ना। अरे साइन थीटा अगर बहुत ज्यादा, ये एलिमेंट का थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो ना, तो थीटा थीटा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहाँ गड़बड़ी कर दिया क्या? कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या? अच्छा अपॉन 2 पाई आएगा, अच्छा अपॉन 2 पाई आएगा, ठीक है। हाँ हाँ अपॉन 2 पाई आएगा, सॉरी अपॉन 2 पाई आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, अपॉन 2 पाई आएगा, सॉरी। अरे नहीं यहाँ पे 2 पाई नहीं आएगा, सॉल्व करने के बाद टेंशन की वैल्यू 2 पाई आएगी, ठीक है, अपॉन 2 पाई में आएगी। तो देख लो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चेंज इन लेंथ ऑफ वायर इज, अब ध्यान से सुनना, अगर ये वायर है, अगर तुम देखो अगर लॉजिकली सोचो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि ये पूरा जो रिंग है अगर इसको यहाँ से कट करके अगर अगर खोल दोगे तो ये एक वायर ही बन जाएगा ना। अगर इस वायर अगर यहाँ से कट कर दो, इसको खोल दो तो एक वायर बन जाएगा, और जिसकी लेंथ कितनी है भैया 2 पाई आर, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, इसमें इस वायर में टेंशन कांस्टेंट है, उस टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट है, टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही, ध्यान से सुनना, टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप क्या लिख सकते हो, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा, टेंशन बाई एरिया हो जाएगा। तो टेंशन अभी हम लोगों ने कितना निकाल रखा था, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन पाई, ये तो हो गया टेंशन अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा दे रखा है, ये जो वायर है ना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान से सुनना, इसको जो कट करोगे इस वाले रिंग को ऐसे करके तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा ना, वो वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा, अब देखो डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा, मान लेते हैं इसके चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। तो अच्छा डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है एल की वैल्यू 2 पाई आर है, एल की वैल्यू 2 पाई आर है। तो ध्यान से देखो, क्या हम डेल्टा एल की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। चलिए टूटी कैसे है बे, पागल हो गए हो क्या, टूटी कैसे है, पूरे वायर में टेंशन टी है ना, पूरे वायर में टेंशन टी है, पूरे वायर में टेंशन टी है, पूरे वायर में टेंशन टी है। अच्छा यहाँ पे 2 भी लिखेंगे ना, 2 पाई इंटू, हाँ आंसर में 2 आया था ना, आ गया था, हाँ 2 पाई आया था ना, हाँ 2 आएगा ना। ये तो हो गया टेंशन, ये तो पूरा का पूरा हो गया टेंशन, टेंशन अपॉन एरिया कर दिया तो स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। अच्छा डेल्टा एल आ गया तो ध्यान से देखो, ठीक है, अगर ये आ गया आपका तो सेकेंड वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो चेंज इन लेंथ इन वायर आपको पता चलेगा। अब पूछा चेंज इन रेडियस ऑफ रिंग, अब ध्यान से समझना, अगर आप देखो लेंथ लिखोगे 2 पाई आर, ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल बाई एल शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर, ध्यान से देखना। तो क्या आपको डेल्टा एल आ चुका है, डेल्टा एल आ चुका है, तो क्या डेल्टा आर की वैल्यू आप बता सकते हो, ध्यान से देखिए वो आ जाएगा, ठीक है। सर टेंशन गलत लिखा है, टेंशन गलत कैसे लिखा है बे, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई ही तो आया था ना, गधे हो क्या, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ये तो सही तो है, अपॉन 2 पाई ही तो लेके आया था मैं, 2 पाई ही तो लिखा हूं, अब सही है, ठीक है। मैं क्या बोला हूं, चेंज इन लेंथ पता है, थर्ड वाला पार्ट क्या बोला है, चेंज इन रेडियस ऑफ रिंग कितना होगा, तो ये देख लो क्या आपका बी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपका बोल रहा है चेंज इन रेडियस, तो चेंज इन आप लेंथ को लिख सकते हो 2 पाई आर, ठीक है। तो आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा एल बाई एल शुड बी इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर एल की वैल्यू आपको पता है, एल पता है, एल की वैल्यू कितनी है भाई, एल की वैल्यू है 2 पाई आर, और ये तो आर था ही, तो ऑब्वियस ही बात है कि डेल्टा आर अगर आपको निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो डेल्टा एल बाई 2 पाई आ जाएगा, बस इतना आंसर आएगा। डेल्टा एल की वैल्यू आपको यहां से निकल जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी तो उसको अपॉन 2 पाई कर दीजिएगा तो डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
चलिए अब डेल्टा आर आ चुका है, ध्यान से देखिए डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है। इसमें और इसमें 2 पाई का अंतर दिख रहा है आपको, लॉजिकली भी आंसर में समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा एल में 2 पाई का डिवीजन कर दोगे तो आपका डेल्टा आर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तो इसमें तो कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि भैया टेंशन तो सेम है पूरे वायर में। अगर टेंशन सेम है तो आप ये लगा दो ना, यानी टेंशन सेम है यानी स्ट्रेस सेम है। स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है भैया, हर एक पॉइंट का स्ट्रेस कांस्टेंट है। अगर स्ट्रेस कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि डी की वैल्यू, अगर डेल्टा यू की वैल्यू देखो तो ध्यान से देखो, लिख सकते हो हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस इंटू इस वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू इसका एरिया। अरे इस वाले वायर, ये जो पूरा का पूरा वायर है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसी से आपका डेल्टा यू हो जाएगा। इसमें कितना एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसकी वैल्यू। स्ट्रेस तो ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो, टेंशन बाई एरिया से आपका स्ट्रेस आ गया था। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये रिंग घूम रहा होगा, अगर इस रिंग में अगर ये पूछ लिया होता बताइए कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी स्टोर है, क्या दिक्कत है भाई? ध्यान से देखो, ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या दिक्कत है इसमें? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते हो क्या? आराम से जानते हो। तो इसमें काइनेटिक कई बार पूछ देता है कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा। तो भैया इसमें काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू इतनी हम लोगों ने निकाल लिया। तो इन दोनों का डिवीजन कर दीजिए, उससे भी कुछ ऑप्शंस मैंने एक दो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें कि इन दोनों का रेशियो पूछा था। समझ रहे हो? ये बात समझ में आना चाहिए, कोई भी चीज घूम रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलिए ठीक है, अब ये बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या आया था, एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर है ए सी डी, ए सी डी। अच्छा ऑब्वियस सी बात है बी ऑप्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब 2 पाई से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात, यहाँ 2 नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए सी डी। मैंने जो समझाया आपको समझ में आया? अगर कोई डाउट तो पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। फिर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इलास्टिसिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने आपके सामने परोस दिए। मैं आपको यही बोलूंगा, इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपके एडवांस में इससे ज्यादा नहीं आ सकता। और भी अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे तो सिंपल सी बात मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि मैकेनिक्स पूरी तरीके से आपको पूरा मैकेनिक्स नहीं आता है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन कराए सब में मैकेनिक्स लगी है। पहले वाले पार्ट में को छोड़ के सभी क्वेश्चन में मैकेनिक्स लगा। पहले बार सेकंड वाला क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ से हो रहा था, एनएलएम से, सिंपल सी बात है एनएलएम का कॉन्सेप्ट लगा। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है एनएलएम के साथ साथ उस चैप्टर की भी आपको चाहिए। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन याद करो, सर्कुलर मोशन का लगा कॉन्सेप्ट। अब इस थर्ड वाले पार्ट में फिर आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो देखते हैं। और सपोज से इसमें कैलोरीमेट्री भी लग रहा है, ध्यान से देखो। तो सारे क्वेश्चंस अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है बेटा कि मैं जो करवाया हूं ठीक है, आपको जितना समझ में आया अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को दोबारा आप खुद से करो। ना समझ में आए तब कोई बात होगी, मुझे नहीं लगता है कि अब समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए, खुद से कीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। खुद से दोबारा कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं आपको वीडियो देखने के बाद, सिंपल सी बात है, खुद से भी एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। अभी तो मैं आपको एक बार ट्राई करने का टाइम दे ही रहा हूं, फिर दोबारा जब खत्म हो जाए फिर दोबारा से कीजिए, देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगा वो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन होगा, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। तो अगर वो आपसे हो जाता तो ये मान के चलो कि मैक्सिमम चैप्टर्स तो आपसे निकल गए ना, मतलब आपसे हो गए ना। क्या दे रखा है? अ बॉब ऑफ मास m इज रोटेटिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा
ऑन अ सर्कुलर पाथ विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक वायर ऑफ मास m। एक इलास्टिक वायर है, उसके कॉर्नर पे, लास्ट कॉर्नर पे एक बॉब को लगा दिया गया है जिसका मास कैपिटल m है, जो कि उसका मास बहुत ज़्यादा है इस इलास्टिक वायर के कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है, मतलब उस इलास्टिक वायर का मास को नेगलेक्ट करना है। ये बस इस चीज़ से यही समझ में आया, इलास्टिक वायर का मास नेगलेक्ट करना, उसके कारण जो भी टेंशन में वेरिएशन या इस मास के कारण जो स्मॉल मास जो है उसके कारण जो भी स्ट्रेस में वेरिएशन आ रहा होगा उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट उस वायर का एस दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, यंग मॉडुलस उसकी वाई दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि इस वायर की इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, उस वायर का लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो ऑब्वियस सी बात है उसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई होगी, मतलब डेल्टा यू के मतलब टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा। इग्नोर रेडिएशन लॉस लिखा भी है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए इसको। ये क्वेश्चन का करने का थोड़ा दूसरा तरीका होगा जो कि ज्यादा आसानी से हो जाता है। बाकी तुम पे है, तुम इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको बता दिया कि ये देने का क्या रीजन है, उस चीज के हिसाब से सोचोगे तो हो जाएगा। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, अब आई थिंक मुझे इंटरफेयर करना चाहिए, मतलब आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए। जल्दी करो बेटा, 1 मिनट और दे रहा हूं, चलो। चलिए, टाइम अप टाइम अप। ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, आपको क्या बोल रखा है, एक बॉब है जिसका मास कैपिटल एम है, जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में रोटेट कर रहा है, तो कोई वर्टिकल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सर्कुलर पाथ में। तो आपसे ये सब सारी चीजें बोल रखी है, तो इसका मतलब क्या है, हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मतलब ये है, कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। मान लो कि ये आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसमें आपका ये मानो ये आपका रॉड है जिसमें कि कैपिटल एम का मास का एक बॉब को इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली है ये, वर्टिकली आप इसको मत समझना, ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, होगा क्या कि ये कुछ फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको घूमने के लिए कुछ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर फोर्स लगता है, बाहर की और अंदर की ओर, जो भी आप मानते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप इसकी लेंथ मान लीजिए, सपोज कीजिए इसकी लेंथ, इसका कुछ रेडियस, इसका लेंथ कुछ दे रखा है क्या, इसका लेंथ एल दे रखा है। तो मान लेते हैं कि घुमाने के कारण कुछ फोर्सेस लगे होंगे और इसका मैक्स, अब लेंथ मतलब बढ़ गया होगा, एक्स लेंथ बढ़ गया होगा। तो ध्यान से देखिए, अब ये एक्स लेंथ बढ़ गया होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये इसका एक्स लेंथ बढ़ गया होगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को घुमाते हो तो बाहर की ओर फोर्स लगता है ना कुछ, याद कीजिए एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वो बाहर की ओर फोर्स लगता है ना, तो वही फोर्स को हमने मान लिया। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, तो वो लगेगा, ध्यान से देखो, वो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, एल प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जो फोर्स लगेगा वही तो टेंशन इन दैट रिंग हो, टेंशन इन द वायर होगा। ये बात समझ में आई कि इस वायर में जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वायर में जो टेंशन की वैल्यू होगी, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको आप लोग बोलते हो उसकी बराबर हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को, इस वायर में जो टेंशन लग रहा होगा ना, क्योंकि ये वाला बॉब जो बाहर भागने की कोशिश करेगा, तो इसको पकड़ के रखा है, तो कौन पकड़ के रखा है, ये वाला रॉड। अब ऑब्वियस सी बात है, घुमाने के कारण कुछ फोर्सेस के कारण इसकी लेंथ में चेंज एक्स मैंने मान लिया, तो इसको आप इस तरीके से लिखो। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, इसका जो स्ट्रेस में जो वेरिएशन है उसको आपको नेगलेक्ट करना है, नहीं तो क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाते, ये एलिमेंट भी तो घूम रहा है, अगर तुम देखो इस रॉड का भी तो एलिमेंट घूम रहा है, तो उसके लिए फोर्स लिखना पड़ता है, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, समझ रहे हो, अलग हर पॉइंट का अलग अलग होता है। ये तो बहुत ज्यादा फिर वेरी ये वाला हो जाता है, ये वाला इस तरीके से हो जाता है कि यहाँ पे ये अलग फोर्स लगा रहा है, साथ साथ इस वाले एलिमेंट पे अलग फोर्स लग रहा है, तो ध्यान से सुनना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ध्यान से देख रहे हैं, इस वाले का तो कोई वेरिएशंस को काउंट करना नहीं है, तो लॉजिकली मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू, स्ट्रेस इस वाले में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी बाई ए, ध्यान से देखो टी बाई ए अपॉन, ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल को जो इसमें चेंज इन लेंथ आया उसको हम लोगों ने शुरुआत में एक्स मान रखा है, ये हो गया एक्स बाई एल।
तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को इक्वेट करवा दीजिएगा, टेंशन की जगह इसको रख दीजिएगा और यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपको यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और x क्या था भैया, चेंज इन लेंथ था, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अगर चेंज इन लेंथ आपको पता चल गया तो अच्छा एक बात बताओ, इस वाले रॉड में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। फिर से वही बात है, कितनी एनर्जी इस वाले रॉड में स्टोर हुई होगी। इसका आपको स्ट्रेस पता है, इसका स्ट्रेस पता है, या स्ट्रेन भी, स्ट्रेस या स्ट्रेन पता है, कुछ भी कर लो। तो इसमें डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, वो क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस का स्क्वायर। और स्ट्रेस क्या है आपका भैया, टी बाई ए ही तो है, टेंशन। एक्स की वैल्यू वहां पुट करने के बाद आपका टेंशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, स्ट्रेस को लिख सकते हो टेंशन बाई एरिया, एक मिनट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेन बाई यंग मॉडुलस का स्क्वायर। हाँ, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेस को लिख सकते हो, हाँ स्ट्रेन के टर्म में लिख देते हैं। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, तो इसको लिख सकते हैं स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस। ये तो हो गया डेल्टा यू, इंटू इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ध्यान से देखो, वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू ए। ध्यान से देखिए, एल इंटू ए हो जाएगा। इसकी लेंथ एल दे रखी थी, सिंपल सी बात है। अरे वॉल्यूम चेंज कौन होने वाला है, इनिशियल वॉल्यूम लो या फाइनल वॉल्यूम, बात देखिए। तो ये अगर कई लोग बोलेंगे सर एल प्लस एक्स क्यों नहीं लिया, अब एल प्लस एक्स लोगे सिंपल बात, क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो थोड़ा सा घटा होगा, लेकिन उतना कॉन्स्टेंट हम लोग कर नहीं रहे, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आप सॉल्व करें। स्ट्रेन की वैल्यू क्या है भैया, एक्स बाई एल ही तो स्ट्रेन था, तो एक्स आप ऑलरेडी निकाल रखे हो, इसलिए आपको ये निकालना ज्यादा आसान रहेगा। स्ट्रेस के से भी कर सकते थे, स्ट्रेस करोगे तो टेंशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे स्ट्रेस, तो सिंपल सी बात, इस केस में स्ट्रेस आपसे पूछ दिया होता तो पहले आप एक्स निकालिए, फिर एक्स की वैल्यू आ गई होती तो एक्स को यहाँ पुट कर दीजिए और तो टेंशन आ जाता, टेंशन बाई एरिया से आपका स्ट्रेस आ जाता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अब हो जाएगा क्यों, क्योंकि डेल्टा यू जो आया है, चेंज इन डेल्टा यू जो आया है उसको एम एस डेल्टा टी के बराबर कर दीजिए। जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी वो क्या करेगा, असल में वो क्या कर देगा, अगर तुम ध्यान से सोचो तो वो क्या क्या होगा, इसकी टेम्परेचर को बढ़ाया होगा, इसका मास आपको दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर एडी आता है, शायद इसका आंसर एडी आता है। तो एम एस डेल्टा टी को डेल्टा यू के बराबर कर दीजिए। जो भी इसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी वो क्या क्या होगा, इसके टेम्परेचर को ही तो बढ़ाया होगा, तो उसको एम एस डेल्टा टी के बराबर कर दीजिए। तो पहले डेल्टा यू निकाल लीजिए। डेल्टा यू क्या निकालेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका पूरे रॉड में कितना एनर्जी स्टोर हुआ वो आप बता सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन हर एक पॉइंट का सेम है, तो आप डायरेक्टली हाफ इसमें इंटीग्रेशन करने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्यों इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रेस है, अगर तुम ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट का सेम है, हर एक पॉइंट का सेम है। अगर हर एक पॉइंट का स्ट्रेस सेम है तो आपको इंटीग्रेट करने की थोड़ा जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेट करने की तब जरूरत पड़ती है जब हर एक एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से अलग अलग जाओ स्ट्रेस की वैल्यू। हाँ, लेकिन अगर आप इस स्मॉल एम के कारण स्ट्रेस में कंट्रीब्यूशन को मान रहे होते तब आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ जाती है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। चलिए चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो और ये लास्ट क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए इसको। अरे मैं सॉल्व नहीं करवाता हूँ, मतलब पूरी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आंसर आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे सॉल्व भी करवा दिया भाई, अब एक्स की वैल्यू वहां से निकालना क्या दिक्कत है। अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन भी मैं आपको बताऊंगा, हिंट दूंगा। इस क्वेश्चन में अगर रिंग को घुमाने लग गए होते तो, या इस पूरे कोन को घुमाने लग गए होते तो क्या क्या करना पड़ता। अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा थोड़ा सा, और बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है आपको।
चलिए ठीक है, ये दे रखा है कि रिंग का मास m है और रेडियस स्मॉल r दे रखा है, मतलब कैपिटल R दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया a दे रखा है इस रिंग का, और यंग मॉडुलस y दे रखा है। इसको एक स्मूथ कोन जो कि आपको फिगर में दिख रहा है जिसका रेडियस 2r है और वर्टिकल सेमी वर्टिकल जो एंगल है 45 दे रखा है एज शोन इन फिगर। एज्यूम दैट द एक्सटेंशन इन द रिंग इज स्मॉल, मतलब मानना है आपको इस रिंग में जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो आपको सारी चीज़ें पूछा है कि टेंशन इन द रिंग विल बी सेम थ्रू आउट, टेंशन इन द रिंग विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ रिंग, और एक्सटेंशन ऑफ रिंग विल बी इतना, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी। सिंपल सी बात है, टेंशन की वैल्यू निकाल लो, टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी तो यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला निकाल दोगे तो एक्सटेंशन इन द रिंग आ जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो तब से हम लोग देख ही रहे हैं क्या कैसे निकालते हैं। अगर स्ट्रेस कांस्टेंट है थ्रू आउट, सिंपल सी बात है, टेंशन अगर कांस्टेंट है पूरे रिंग में तो सिंपल सी बात है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में देखे, बस एक मैकेनिक्स का एक पार्ट हो गया। मजा तो तब आता है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, मजा तो तब आता है जब इसको भी ओमेगा से घुमाने लगते हैं, जब इस वाले को ओमेगा से घुमाने लगते हैं तब मजा आता है, तब थोड़ा सा लगता है कि यार सही कहा, लेकिन वो कराऊंगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। बस सॉल्व कराते समय बस यहाँ पे बता देता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मजा तब आता है इस क्वेश्चन में जब इसको ओमेगा से घुमा देते हैं। अब बोलो कैसे तुमको पता चला? मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तब मैं सोचा कि अगर इसको ओमेगा से घुमा दिए होते, मैंने इस क्वेश्चन को कहीं देखा नहीं है, तो मैं सोचा अगर इसको ओमेगा से घुमा दिए होते तब एक और फोर्स आया होता, वो आपको पता चलेगा। बस कैलकुलेशन बढ़ जाता है। अगर तुम ध्यान से देखो, कोण मैं ऐसे बना रहा हूं, कोई ये मत बोलना कि सर ये तो ट्रायंगल बना दिए, तो फिर फोड़ दूंगा तुमको। ठीक है, ये कौन है, चलो अच्छी बात है। मान लो यहाँ पे ये रिंग है, ये रिंग ऐसे करके, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या होगा, इसका जो रेडियस है ना कुछ बढ़ गया होगा, आर प्लस छोटा सा बढ़ गया होगा डी आर। ध्यान से सुनना, छोटा सा बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ गया होगा? क्योंकि समझो ना कि इसका मास लग रहा होगा, एम जी नीचे की ओर लग रहा होगा इस रिंग में। इस एम जी लगने के कारण क्या होगा, ये इसको फैलाने की कोशिश कर रहा होगा, और ये तो स्मूथ है, ये फ्रिक्शन वाला है भी नहीं, तो एक लिमिट तक ये फैलेगा। उसके बाद क्या होगा, वही चीज हम लोगों को समझना है। अब समझना, मैं मान लेता हूं कि ये फाइनली इस पे जाके सेटअप हो गया, मतलब अब ये इससे ज्यादा फैल नहीं सकता। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, अब लॉजिकली सोचना, तो तुम्हें समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। अगर ये रिंग ऐसे करके आ गई है तो समझना ये इस पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी इस तरीके से। एक रिंग का बहुत छोटा सा पार्ट की बात करते हैं, मतलब ये समझो ना ऐसे करके रखा हुआ है, समझना इसको थोड़ा सा 3D में फील करना पड़ेगा आपको। ये अपने आप में मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बेटा, ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन नहीं है, तो समझना पड़ेगा। बस ये ऐसे करके रखा हुआ है तो ये समझना ऐसे करके रखा हुआ है ना, तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ध्यान से सुनना, ये छोटा सा एलिमेंट लेता हूं थीटा वाला। मैं क्या किया कि रिंग छोटा सा एलिमेंट लिया, कितना एलिमेंट लिया, 2 थीटा का, वही 2 थीटा का ही मान लेते हैं, मुझे ज्यादा आसान लगता है, 2 थीटा का। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान से बताओ, इसका लेंथ हो जाएगा 2 थीटा इंटू आर। सिंपल सी बात है, रेडियस को आप ऑलमोस्ट सेम ही मानो, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा वेरिएशन हर चीज में देख लोगे तो सिंपल सी बात है सॉल्व करना फिर आसान थोड़ा होगा। ठीक है, 2 थीटा इंटू आर, इसका मतलब इस रिंग का जो ये हो गया। अच्छा, अब इसका मास बता सकते हो, सिंपल सी बात है, इसका मास भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मास जो है मतलब कि 2 पाई आर का मास स्मॉल m, 1 का मास m बाई 2 पाई आर, और 2 थीटा का मास m बाई पाई इंटू आर इंटू थीटा, यही आएगा ना, ध्यान से देखना, यही आएगा। अब तुम इसको लॉजिकली सोचना, ध्यान से देखना, इस छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, अगर ये ध्यान से देखो तो ये 45 है, तो ये भी कहीं ना कहीं 45 की तरह दिखेगा आपको, ये भी 45 ही बनेगा। लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें दिखेगा 45। तो इस नॉर्मल के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, देखो ध्यान से देखो, n/√2 अगर 45 है तो ये n/√2, और ऊपर भी हो जाएगा n/√2, ठीक है। अब इस एलिमेंट पे, ये छोटा वाला जो एलिमेंट है, इस पे जो mg लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, वो कितना हो जाएगा, इसका मास है m थीटा बाई पाई आर, यही है ना, m थीटा बाई पाई आर।
अरे आर कैंसिल आउट हो जाता है शायद, आर कैंसिल आउट हो जाता है, आर कैंसिल आउट हो जाता है, सॉरी आर नहीं आएगा, एम थीटा बाई पाई, ध्यान से देखो एम थीटा बाई पाई, आर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हाँ आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा इंटू आर का मास निकालेंगे ना, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी इसका लेंथ तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा इंटू आर होगा ना, तो 2 थीटा इंटू आर का मास कितना हो जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू जी। तो लॉजिकली तुम ध्यान से देखना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, सोच के बताना, अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में तो n बाई रूट टू इसके बराबर होगा, अरे वर्टिकल फोर्सेस बराबर हो गए और जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है बराबर हो गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन लग रहा है, ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या लग रहा है, लॉजिकली सोचना हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है। देखो वर्टिकल फोर्सेस तो आपने बराबर कर दिया कि n बाई रूट टू शुड बी इक्वल्स टू m थीटा बाई पाई इंटू जी, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल फोर्स बराबर हो गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो गया, अब ध्यान से देखना, अब इस वाले सेक्शन को ध्यान से देखना, ये वर्टिकली इस पे जो फोर्स लग रहा है इस पे ध्यान से देखो, ये टेंशन इधर लगाएगा, ये टेंशन इधर लगाएगा, ध्यान से देखना, और इसके तरफ जो नेट फोर्स आएगा ध्यान से देखना, इसका एंगल हमने कितना मान रखा है, 2 थीटा मान रखा है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन मैं इसको अच्छे से डायग्राम बनाता हूं जिससे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये अपने बगल वाले एलिमेंट पे टी फोर्स लगाएगा, ये भी अपने बगल वाले एलिमेंट पे टी फोर्स लगाएगा, इस तरफ जो फोर्स हो जाएगा, अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा 90, ये थीटा है तो ये 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखो तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा ही होगा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा इस तरफ टी साइन थीटा। अच्छा इस तरफ क्या लग रहा था, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं इस तरफ लग रहा था n बाई रूट टू, अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो n बाई रूट टू लग रहा था, मतलब मैं बोल सकता हूं 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू n बाई रूट टू। अब देखो n बाई रूट टू किसी और चीज के भी बराबर है, ध्यान से देखो n बाई रूट टू एम जी के बराबर है, जो कि आप लोगों ने लिखा है n बाई रूट टू एम थीटा बाई पाई इंटू जी के बराबर है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2t साइन थीटा इक्वल्स टू एम थीटा बाई पाई इंटू जी, ध्यान से देखो ये आ गया, तो यहां से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, साइन थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, तो ठीक है, अगर थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्या है, मजे करो, अब टी आई है ना, और टी की वैल्यू कांस्टेंट है, देख लो कांस्टेंट है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आ गया आंसर, और कोई दिक्कत तो होगी नहीं, टी की वैल्यू कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, टी की वैल्यू अगर आपको पता चल गया है तो यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूले से डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी, एक्सटेंशन कितना आया और एल की वैल्यू 2 पाई आर ले लेना, एक्सटेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी वो भी तुम बता सकते हो। अब बताओ इसके आगे बताना है कि आगे कर लोगे, पहले ये बताओ इसके आगे बताना है कि कर लोगे, क्योंकि मेन इसमें मैकेनिक्स वाला पार्ट ही था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनना, मान लो इसको ओमेगा से घुमाने लगते तो एक बात बताओ होता क्या, नेट फोर्स दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स शुड बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब ध्यान से सुनना, अगर इसको ओमेगा से घुमाने लगते तो ये क्या हो जाता, दिस फोर्स मतलब कि आप लिखते 2t थीटा माइनस ऑफ n बाई रूट टू, जिसको कि आप mg के बराबर कर देते, जो कि आप पहले ऑलरेडी निकाल चुके हो, m थीटा बाई mg, सिंपल सी बात है, इसको बराबर कर देते, शुड बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। तो ध्यान से देखिए ये आपका आ जाता, यही बस एक वेरिएशन आपका हो सकता था, अगर हम इसको ओमेगा से घुमाने लग जाते तो नेट इनवर्ट फोर्सेस इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ऑब्वियस बात है m को आपको वही लेना पड़ता है जो कि m थीटा बाई पाई है मेरा, तो थीटा पाई यहां से भी कैंसिल आउट हो जाता है। समझ लो मेरी बात को, अगर मैं इसी रिंग अगर इस पूरे सिस्टम को घुमाने लगता तो आपको समझ में आया कि किस क्या चीजें चेंज आ जाती, बस आपको अब ये फोर्स के बराबर थोड़ा होते, क्योंकि सेंटर की ओर को नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होनी चाहिए जो कि m ओमेगा स्क्वायर इनटू r के बराबर होनी चाहिए। अब ये बात समझ में आया क्यों मैं बोल रहा हूं कि कहने के लिए बहुत आसान लगता है ये क्वेश्चन, अगर इसको ओमेगा से घुमा देते, कई बोलते कि चलो पहले इलास्टिसिटी लगाया फिर घुमा भी दिया फिर एनएलएम भी लगा दिया, एक से एक जब एक क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट, एनएलएम का कॉन्सेप्ट लग गया, दूसरा सर्कुलर मोशन भी लग गया, इलास्टिसिटी भी लग गया, लो इससे ज्यादा क्या अच्छा क्वेश्चन बना सकता है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जरूर अपने हिसाब से सोचिएगा। अगर ओमेगा से घुमा रहे होते तो टेंशन क्या प्रोड्यूस होता, डेल्टा एल क्या आता और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आता। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। पहले ये कमेंट करके बताओ कि आज बताओ आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, मतलब मजा आया कि मतलब लगा है चुतिया बना रहा है, गाली नहीं दे रहा हूँ, मतलब उस सेंस में समझना। बताओ पहले, हो जाएगा? अरे हाँ या ना कुछ बोल दो भाई। बाकी आज का चैप्टर, आज जो इलास्टिसिटी के जितने कॉन्सेप्ट थे जो कि मेनली आपके बेस्ड होते हैं मैकेनिक्स पे, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की तरह करवा दिए, ठीक है। और मैं आपको यही बोलूंगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको करा दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी। सर मैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r, बिल्कुल सर मजा आया, अच्छा लगा सर, ओके चलिए अच्छी बात है। सैंडी क्या बोल रहा है, सर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर में आप पूरा एम क्यों नहीं लिए? क्योंकि बेटा देखो ध्यान से देखो, मैंने ये बताया, मैं इस वाले एलिमेंट के लिए लेना चाह रहा हूँ, इस वाले एलिमेंट के लिए लगा रहा हूँ, तो गधेरे पूरे वाले एलिमेंट का मास थोड़ा लूंगा। अबे ये वाला एलिमेंट, अगर कोई चीज रिंग में घूम रहा है तो उस रिंग का छोटा सा पार्ट भी तो सर्कल में घूम रहा है ना, तो इस वाले का मास लूंगा ना। ये जो एम है असल में गधेरो याद रखना, ये एम थीटा बाई पाई है। ऑब्वियस ही बात है, इस एलिमेंट, ये वाला भी एलिमेंट रिंग इसमें सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, तो इसका मास लोगे, पूरे रिंग का मास मत ले लेना, समझ रहे हो? चलिए ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो कल का जो सेशन होगा, मुझे पता भी नहीं था भाई आज तुम्हारे वाला सेशन होने वाला, सच बता रहा हूँ। मैं तो वो अचानक से मैं उठा, बहुत दिन से क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखा था कि इसको करवाना है, अब मुझे थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है, कम से कम क्वेश्चन सिलेक्ट करने में मुझे कम से कम नहीं तो 3 घंटे लगते हैं, हर जगह का, हर एक बुक को खोल के देखना, इधर उधर, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मेन तो तुम्हारे क्वेश्चन डिस्कस कराने से ज्यादा मुझे खोजने में टाइम लग जाता है, 2 से 3 घंटे मिनिमम। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग थर्मल एक्सपेंशन जो नहीं किए हैं, मैं आपको यही बोलूंगा, थर्मल एक्सपेंशन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी मैंने तुम्हें सारे वेरिएशन करवा दिए हैं, तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ, मुझे यही लगेगा मैंने करवा रखे हैं तुम्हारे, ऑलरेडी 2-2.5 घंटे क्लास लिया हूँ भाई, उसमें सारे क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।